नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे, चेहरे होंगे साफ, उपचुनाव पास। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट में होने वाले उपचुनाव के लिए समय बेहद कम है। सितंबर महीने की विदाई के साथ ही मुश्किल से 20 दिनों का समय रह गया है। 29 अक्टूबर को नामांकन की अंतिम तारीख है, लेकिन अब तक भाजपा कांग्रेस अपने अपने प्रत्याशियों का चयन नहीं कर पाए हैं। कांग्रेस में एक ओर जहां प्रत्याशियों के पैनल पीसीसी को न भेजकर सीधे दिल्ली भेजना है, तो वहीं ओर में भी एक नाम परिस्थिति नहीं बन पा रही है। इस बीच केदारनाथ के दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत की एक फेसबुक पोस्टर ने पार्टी के भीतर हलचल मचा दी है। इस पोस्ट में ऐश्वर्या की ओर से केदारनाथ विधानसभा सीट से टिकट की दावेदारी का संकेत दिया गया है, जिसे पार्टी नेतृत्व ने गंभीरता से लिया है। हालांकि ऐश्वर्या का कहना है कि उनका फेसबुक अकाउंट हैक कर ये पोस्ट डाली गई और इस संबंध में उन्होंने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। इतना ही नहीं, ऐश्वर्या रावत ने नामांकन प्रपत्र भी खरीद लिया है। ऐश्वर्या का कहना है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि पार्टी उन्हें टिकट देगी। इस बीच उत्तराखंड कांग्रेस में प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया लंबी खिंचती जा रही है और इस संबंध में भेजे गए पर्यवेक्षक दल की रिपोर्ट के बाद उपजे विवाद पर विराम लगाते हुए आखिर एआईसीसी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी से ही नामों का पैनल मांगा है। शनिवार को आपको बता दें कि कांग्रेस की बड़ी बैठक भी देहरादून में हुई है और इस दौरान आगे की रणनीति पर मंथन किया गया है। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी का समर्थन करने का भी ऐलान किया है। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों भाजपा कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर अब तक निर्णय नहीं कर पाई है। करेंगे इसी पर चर्चा, लेकिन उससे पहले एक नजर डालिए आज की इस खास रिपोर्ट पर। केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए भाजपा और कांग्रेस में तैयारी तेज है। इस बीच दोनों ही दलों की जिताऊ कैंडिडेट को लेकर मंथन जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस की बड़ी बैठक आज कांग्रेस मुख्यालय में हुई, जहां आगामी रणनीति और जिताऊ प्रत्याशी पर मंथन किया गया। आपको बता दें कि एआईसीसी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी से ही नामों का पैनल मांगा है। माना जा रहा है कि कांग्रेस भाजपा की प्रत्याशी की घोषणा के बाद अपने पत्ते खोल सकती है, साथ ही चौंकाने वाला नाम भी कांग्रेस ला सकती है। वहीं भाजपा का कहना है कि जल्द ही प्रत्याशी का नाम फाइनल करेगी पार्टी और भारी बहुमत से भाजपा जीत दर्ज करेगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घोषित होने के बाद हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेतागण, हमारे प्रदेश के प्रभारी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी और पूर्व मुख्यमंत्री गण नामांकन में शामिल होंगे और केदारनाथ उपचुनाव के लिए हमारे केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में नामांकन के लिए कार्यकर्ताओं द्वारा पूरी तैयारी की जा रही है और भव्य और दिव्यता के साथ नामांकन का कार्यक्रम संपन्न होगा। देखिए, केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी जिस भी कांग्रेस के कार्यकर्ता को चुनाव लड़ने का आदेश करेगी, उसके पीछे हम सब मिल करके देखा। आप देखिए कि हम सब एक हैं, हम सब ने उसके पीछे लग करके और बद्रीनाथ का इतिहास कांग्रेस पार्टी केदारनाथ में भी दोहराएगी। कांग्रेस मतलब केदारनाथ के लोग, केदारी लोग भारतीय जनता पार्टी के कारनामों से, जो उनका कारोबार खत्म हो गया, जो उनकी ज़मीनें उजाड़ दी, जो उनका पर्यटन व्यवसाय खत्म कर दिया, जो उनका होटल व्यवसाय खत्म कर दिया, जो उनके खच्चर घोड़े खच्चरों की रोजी रोटी खत्म कर दी, और जो 31 जुलाई की आपदा के बाद केदारनाथ के लोगों के साथ जो इन सरकार ने व्यवहार किया है। देखिए, सारे दुनिया के यात्रियों को हेलीकॉप्टर में नीचे लाए, लेकिन केदारनाथ के रहने वाले मूल निवासियों को धुतकार करके, लाठी मार करके पुलिस ने हेलीपैडों से भगाया है। हमारा 12-12, 13-13 साल का बच्चा भी उस आपदा में पैदल आया है। तो केदारनाथ के लोग इस सब का जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं और कांग्रेस के जिस भी सिपाही को टिकट मिलेगा, हम सब उसके पीछे डटकर खड़े रहेंगे। आपको बता दें कि इसी साल 9 जुलाई को केदारनाथ से भाजपा विधायक शैला रानी रावत के निधन के कारण केदारनाथ विधानसभा सीट खाली हुई थी। वहीं चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही भाजपा कांग्रेस में खुलकर नाराजगी और गुटबाजी भी देखने को मिल रही है। केदारनाथ की दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत ने बिना नाम लिए अपनी ही पार्टी के नेता आशा नौटियाल पर गंभीर आरोप लगाए, साथ ही दावेदारी के संकेत भी दिए हैं।
जिसे पार्टी नेतृत्व ने गंभीरता से लिया है। हालांकि ऐश्वर्या का कहना है कि उनका फेसबुक अकाउंट हैक कर ये पोस्ट डाली गई है और इस संबंध में उन्होंने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। इतना ही नहीं, ऐश्वर्या रावत ने नामांकन प्रपत्र भी खरीद लिया है। आगामी भविष्य में आप देखिएगा, जो हालत केदारनाथ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की है, यही हालत उसकी हर विधानसभा में होने वाली है, क्योंकि गरम गरम खा के मुंह जला लिया है महेंद्र भट्ट जी ने अपना। हर चुनाव में, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि घोड़ा गधा खच्चर सब आ जाओ सब हमारे दल में आ जाओ, तो भर भर के दूसरे दलों से आप लोग ले गए। आज टिहरी में जितने प्रत्याशी थे सारे भारतीय जनता पार्टी में बैठे हैं। किशोर उपाध्याय जी वहीं, दिनेश धने जी वहीं, धन सिंह नेगी जी वहीं, धनौल्टी के जितने प्रत्याशी थे वो वहीं बैठे हैं। तो हर नरेंद्र नगर में आप देखिए कि जिस दिनेश धनई के बेटे ने प्रेमचंद अग्रवाल पर मॉलेस्टेशन का आरोप लगाया, हाईकोर्ट चला गया, वो भी आज भाजपा की गोद में बैठा है, प्रेमचंद अग्रवाल की गोद में बैठा है। तो ये जो सिर्फ उटव्वल आप केदारनाथ विधानसभा में देख रहे हैं, यही सिर्फ उटव्वल आपको आगामी भविष्य में भारतीय जनता पार्टी में हर विधानसभा में देखने को मिलेगी, क्योंकि एक म्यान में दो तलवार कभी नहीं रह सकती। बीजेपी कांग्रेस में कई गुट, जैसे अभी हमें संज्ञान में आया कि शैला रानी रावत की बेटी ने नामांकन पत्र खरीद लिया है और भी 2-3 लोग होंगे, तो आपसी फुटबॉल की वजह से ये लोग अभी प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे ही कांग्रेस में भी है, वहाँ पर भी कई गुट हैं और हमारे यहाँ अनुशासन है। हमारे यहाँ एक आदमी का नाम आया, 2-3 हमने उनको समझा दिया है और जो वरिष्ठ साथी हैं उनको हमने घोषित कर दिया है। तो हमें पूरा भरोसा है कि हम एकजुट होकर के, और इस समय क्योंकि उपचुनाव है तो हमने अपने केंद्र के तमाम लोगों को निर्देशित कर दिया है कि आप सारे के सारे लोग, क्योंकि हम धनबल में पीछे हैं, भारतीय जनता पार्टी का क्या जा रहा हो, तो इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से हम अरूबन के पास हैं, वो तो झोंक देंगे। तो हम तो अपने व्यक्तिगत संसाधनों से सारे पदाधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं कि आप जाएँ और नामांकन जिस दिन से भी चुनाव प्रचार होगा सब अपना डेरा डालेंगे और अपने प्रत्याशी को विजयी बनाने के लिए पूरा अपनी शक्ति झोंक देंगे। और हमें भरोसा भी है कि उत्तराखंड की जनता 24 सालों में पता चलो कि पेपर भर्ती लीक से, मूल निवासी से सब लोग तंग हो चुके हैं। हमारी सड़कें के किनारे सारी ज़मीनें बिक गई, अब हमारी ग्रामीण ज़मीन पे भी लोगों की नज़र है। तो कम से कम अब लोग महसूस कर रहे हैं और हमें भरोसा है कि इस बार केदारनाथ की जनता इस आवाज़ को सदन में पहुँचाएगी। कुल मिलाकर केदारनाथ उपचुनाव के लिए समय बेहद कम है। वहीं भाजपा कांग्रेस में प्रत्याशी को लेकर अब तक निर्णय नहीं ले हैं। ऐसे में क्या माना जाए कि दोनों ही दलों में सिर्फ उटव्वल की स्थिति है? क्या माना जाए कि भाजपा केदारनाथ उपचुनाव में भी परंपरा को कायम रखते हुए शैला रानी रावत की पुत्री को टिकट देगी? देखना होगा 23 नवंबर को होने वाली मतगणना में क्या कुछ परिणाम सामने आते हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। देवभूमि के दंगल में आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ने लगा है। सबसे पहले इनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ में आशीष नौटियाल साहब हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। हमारे साथ में मीनाक्षी घड़ियाल जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता हैं उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। और कुलदीप राणा जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। भाजपा अभी थोड़ी ही देर में हमारे साथ में चर्चा का हिस्सा होंगे। बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुरुआत कांग्रेस पार्टी के साथ में कर लेते हैं। आशीष नौटियाल जी है, चर्चा नहीं हो पा रही है, एक नाम सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है, आपस में मनमुटावल जो है वो देखने को मिल रहा है अलग अलग तरीकों से। कभी करण महाराज जी कुछ कह देते हैं, कभी पार्टी में कोई और नाम आगे बढ़ा देता है। कांग्रेस पर पहले ही गुटबाजी के, आपसी कलह के बहुत सारे आरोप भी लगते रहे, जो रह रह कर वक्त वक्त पर सही साबित होते रहे, जिसका नुकसान कांग्रेस पार्टी उठाती रही है इसके पहले भी। लेकिन बावजूद इसकी स्थितियां सुधर क्यों नहीं रही हैं? अब तक प्रत्याशी के नाम पर कोई फाइनल मोहर नहीं लग पाई है और अभी तक भी यही चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि पहले तो पार्टी के लोगों की चीजें ठीक हो जाएं, फिर प्रत्याशी पर चर्चा की जाए। अनम्यूट कीजिए सर, आशीष जी अनम्यूट कर लीजिए। हेलो गरिमा जी, आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है
और जहां लोग होते हैं वहां पे कहीं ना कहीं सुनने को भी मिल जाता है। कई नेता हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, हर कोई तैयारी करता है, क्योंकि एक दिन में तो ऐसा नहीं होता कि तैयारी कोई ना करे और टिकट फाइनल हो जाए। तो तैयारी करने का सबका अधिकार होता है और सब तैयारी करते हैं। उसके बाद पैनल बनाए जाते हैं जो उनमें से नाम छंटनी करते हैं, देखते हैं कितने मजबूत दावेदार हैं, उनके पैनल में नाम आगे जाते हैं, कोई नाम वहां भी छटाई होती है। तो इस तरह से समय लग जाता है पार्टी के अंदर, इस तरह टिकट बंटवारे में किसको टिकट दिया जाए, सही कैंडिडेट को टिकट मिलना चाहिए। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए अब चुनाव नजदीक है और आवेदन की प्रक्रिया से पहले ही आवेदन सभी पार्टियां करेंगी। तो निश्चित ही पूरा यकीन है कांग्रेस पार्टी एक अच्छा, जो जनता जिसको चाहे उस प्रत्याशी को उठाएगी और निश्चित जनता को जो है जनता जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी के कारनामों का उत्तराखंड के अंदर जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने हाल किए हैं हर क्षेत्र में, चाहे महिलाओं के, चाहे युवाओं के, चाहे बेरोजगारों के, चाहे आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप कहीं की बात कर लें। और केदारनाथ के साथ तो भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं कौन सा ऐसा नाता है जो केदारनाथ के अंदर हर तरीके की हरकत इन्होंने वहीं करने का प्रयास किया है। सोना चोरी से लेकर तीर्थ पुरोहितों के मकान तोड़ने से लेकर वहां की शिला को उठाकर ले जाने, हर तरीके का काम इन्होंने वहां करा है। तो निश्चित जनता इन चुनावों में इसका जवाब देगी और विकास की राजनीति को वोट मिलेगा, कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी विजय होगा। तो इसी उम्मीद के साथ हम लोग अपना प्रत्याशी बहुत जल्दी तय करने वाले। ठीक है, आपके पास में लौटेंगे। मीनाक्षी घड़ियाल जी हमारे साथ में है, केंद्रीय प्रवक्ता है उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। मीनाक्षी जी, हालांकि यूकेडी का बहुत खास इसमें वो नहीं है, लेकिन बावजूद इसके जो उपचुनाव होने जा रहा है, इस उपचुनाव में प्रत्याशी के नाम को लेकर बड़ा मंथन हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी के साथ ही है, बीजेपी भी उतनी कश्मकश में है। एक तरफ बीजेपी में नामों को लेकर चर्चा हो रही है, दूसरी ओर फेसबुक पोस्ट के माध्यम से कुछ लोग अलग अलग तरह के संकेत देने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या है ये पार्टी स्तर पर चीज़ें मिसमैनेजमेंट हो रही हैं या फिर समझ नहीं पा रहे हैं सभी दलों के लोग कि आखिर किसको उतारा जाए दोनों को? क्योंकि डर है, क्योंकि जो केदारनाथ की सीट है यहाँ पर कहीं ना कहीं दोनों के सामने इस बार अग्नि परीक्षा है। देखिए गरिमा जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि उत्तराखंड क्रांति दल ने अपना कैंडिडेट केदारनाथ के लिए घोषित कर दिया है। वो हमारे उत्तराखंड क्रांति दल के पुराने मेंबर हैं और साथ ही बड़े लगन के साथ उन्होंने वहां पे मुद्दों को भी उठाया है और वहां की जनता के साथ लगातार कांटेक्ट में भी हैं। दूसरी चीज मैं ये कहूंगी कि जो इन पार्टीज के अंदर जो सर फुटअव्वल की बात हो रही है, अव्वल तो ये मेरा दायरा है ही नहीं, ये अपनी पार्टी में जो मर्जी करें, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने राजनीति का आज स्तर बना दिया है, गरिमा जी आप ही सोचिए कि ऐसी क्या मतलब इंटरेस्ट है कि इतना सर फुटअव्वल एक टिकट के लिए हो रहा है। विधायक की जो पोजीशन है उसके लिए हो रहा है, क्योंकि ये एक सबसे इजी जॉब है और जिसमें आप अपना जो सैलरी है, अपना जो इनकम है वो 4000% तक बढ़ा सकते हैं। तो यही एक कारण है जिसके लिए सर फुटअव्वल हो रहा है कि टिकट हमें चाहिए और हमें चाहिए। दूसरी चीज ये कि कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस में जितने भी जीत के जाते हैं उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो कब भाजपा में जाके शामिल हो जाएंगे या भाजपा की हम लोग, क्योंकि राजनीति का स्तर ही इस प्रकार कर दिया गया है कि जीतने के बाद भाजपा न जाने कौन सा लोभ लालच दे या कौन सा डर दिखाए जिसके कारण ये लोग जाके भाजपा में बैठ जाएंगे। तो यही है कि उत्तराखंड के अंदर आज भी देखेंगे कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही उस विधानसभा पे राज किया है, लेकिन उसके बाद भी वहां समस्या जस की तस है। कई प्रकार की समस्याएं वहां के जो लोकल है, मूल निवासी हैं, वो झेल रहे हैं। भू कानून हटाने के बाद वहां के लोगों की जो जमीनों में नुकसान हुआ है वो लोग झेल रहे हैं। तो ये सारे मुद्दे जो है इस बार चुनाव में काम करेंगे और मुझे लगता है भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को जनता देखना नहीं चाहती है और विकल्प के तौर पे मुझे पूरी उम्मीद है कि उत्तराखंड क्रांति दल का साथ इस बार जनता देगी। ठीक है, हमारे साथ में कुलदीप राणा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत सर आपका। चलिए, कम से कम उत्तराखंड क्रांति दल, इसमें मुझे बड़ी खुशी हुई जानकर कि कम से कम उत्तराखंड क्रांति दल फैसला लेने में तो आगे निकला, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस की स्थिति तो कुलदीप जी कुछ अलग ही नजर आ रही है। इनके लिए कितना और वक्त होगा? सूत्रों के हवाले से अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं, हम भी अपने दर्शकों के साथ में साझा कर रहे हैं कि इस दिन नामांकन हो सकता है, इस दिन प्रत्याशी का ऐलान हो सकता है या फिर ये प्रत्याशी हो सकते हैं, लेकिन अब तक इतनी देरी क्यों कर दी गई दोनों ही दलों की ओर से? देखिए गरिमा, केदारनाथ का चुनाव दोनों राजनीतिक दलों के लिए बहुत मायने रखता है। ये मात्र एक सीट का चुनाव नहीं है,
ये दोनों दलों में राजनीतिक क्षमताओं का चुनाव है, राजनीतिक नेतृत्व का चुनाव है। ठीक, भाजपा में ये निर्धारित करेगा राजनीतिक नेतृत्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कौशल के, उनके 3 साल की जो सरकार की उपलब्धियां रही हैं उन तमाम सारी चीज़ों की। और कांग्रेस में ये निर्भर करेगा कि जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं करण मारा, उनका राजनीतिक कौशल, उनका संगठनात्मक कौशल क्या है, वो किस तरह से इस चीज़ को आगे बढ़ा पाते हैं, क्योंकि 2 चुनाव में कांग्रेस विजेता रही है उपचुनाव में। ठीक, लेकिन और जिस तरीके से यूकेडी ने अपना प्रत्याशी इसमें घोषित किया है, हालांकि यूकेडी चुनाव को लेकर के कभी उतनी गंभीर दिखी नहीं है जितनी गंभीरता की उम्मीद प्रदेश की जनता यूकेडी से करती रही है, और यूकेडी ने समय के साथ जनता को बहुत निराश भी किया है। ठीक है, लेकिन अभी जो स्थितियां बनी हुई हैं, जो सर फुटाबल है, उसका एक बड़ा कारण ये है कि दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, एक दूसरे की राजनीतिक चालों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा के लिए इस देरी का एक बड़ा कारण जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है क्योंकि 2 उपचुनाव में भाजपा की जो स्थिति रही है उसको लेकर के वो अभी जल्दबाजी के मूड में नहीं है। ठीक है, वहीं कांग्रेस की देरी का कारण मैं ये समझ रहा हूँ कि जिस तरीके से उसको लगता है कि उसने 2 उपचुनाव में उसकी जीत हुई है, तो उसके बाद वो ये भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है कि उनकी छोटी सी गलती और केदारनाथ पर भारी पड़ जाए। ठीक है, वहीं चूँकि ये अक्सर ये कहा जाता है ना कि जो उपचुनाव होते हैं वो सत्ताधारी दल की तरफ से लड़े जाते हैं, सत्ता की तरफ से उसमें चीज़ें होती हैं, ज़्यादा प्रभावी उसमें रहती हैं चीज़ें। ठीक, तो इस समय चूँकि प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो भाजपा प्रत्याशियों में एक उमंग इस तरह की भी है कि भाई जो ही प्रत्याशी इस समय आएगा तो उसकी मेहनत से ज़्यादा सरकार की मेहनत इस समय चुनाव में दिखाई देगी, पार्टी की मेहनत इसमें ज़्यादा में चुनाव में दिखाई देगी। ठीक है ना, इसीलिए भाजपा ने अपने मंत्रियों की एक बड़ी सूची निकाली जिसमें बड़े संख्या में मंत्री जो है केदारनाथ क्षेत्र में जाकर के काम कर रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य इस बात का हुआ कि इतने मंत्री तो 2013 की आपदा में भी केदारनाथ में नहीं थे जितने मंत्री इस समय चुनाव में वहाँ पे जुटे हुए हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि केदारनाथ चुनाव दोनों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक, अब आने वाले समय में ये एक बड़ी भूमिका में केदारनाथ का चुनाव दिखने जा रहा है, क्योंकि मैं अक्सर देखिए आपके चैनल पे मैंने ये बात रखी है कि भाजपा ने जिस तरीके से जो भाजपा का नैरेटिव रहा है हिंदुत्व को लेकर के, धर्म और संस्कृति को लेकर के भारत की, उसमें जब भाजपा ने राम मंदिर के निर्माण को लेकर के बात उठी, उनका एक बड़ा आंदोलन इस पर रहा। भाजपा का गठन भी राम मंदिर के मुद्दों को लेकर के रहा, है ना। तो जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, उसके बाद जो वहाँ पे प्रभु श्री राम की मूर्ति का अनावरण हुआ, सारी चीज़ें हुई, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि फैजाबाद की सीट भाजपा हार गई। तो एक बड़ा आंदोलन जो भाजपा के लिए एक संजीवनी था, उसमें क्या निकल कर के आया परिणाम। फिर भारत के 4 धामों में से एक महत्वपूर्ण धाम बद्रीनाथ धाम में भले वहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी जीते थे और उन्हीं के सीट छोड़ने से वो उपचुनाव वहाँ पे हुआ, तो वो सीट दोबारा से कांग्रेस के पास आ गई। लेकिन मैसेज दूसरी तरीके से ये फ्लोट हुआ कि भाई और उसमें कांग्रेस काफ़ी हद तक कामयाबी हुई कि भाई हमने बद्रीनाथ की सीट भी इनसे छीन ली है, ठीक है ना। तो अब देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान केदारनाथ की के नाम से जो केदारनाथ की लोक विधानसभा सीट है, वहाँ उपचुनाव होने जा रहा है। तो इस तरीके से अगर ये उपचुनाव अगर थोड़ा सा भी इधर या उधर हुआ तो भाजपा के लिए और उसके जो राजनीतिक नैरेटिव है, जो उसके वैचारिक ऊर्जा का केंद्र रहा है, उस पर सीधा प्रभाव डालता हुआ दिखाई देगा, इसका सीधा प्रभाव उसमें पड़ता हुआ दिखाई देगा। इसलिए भाजपा ये नहीं चाहेगी कि इस सीट को किसी भी तरीके से उनके खिलाफ ये चीज़ें जाएं। तो वो बहुत मतलब एक समय लेकर के बहुत सोच समझ करके प्रत्याशी उतारने की भूमिका में दिखाई दे रही है। गरिमा, देखिए, सोच समझकर विचार करके ही यहाँ पर सभी पार्टियों की ओर से कदम बढ़ाए जाने की बात कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो पार्टी डर रही है कि ये चीज़ें कहीं उनके नुकसान में ना चली जाएं। शायद यही वजह है कि एक लंबा वक्त और लंबा मंथन चल रहा है। ठीक है, हमारे साथ में बीजेपी के प्रवक्ता कमलेश सोनियाल जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत कमलेश जी आपका के न्यूज़ इंडिया पर। कमलेश जी, इतनी देरी क्यों?
और केदारनाथ के उपचुनाव में बीजेपी क्या बाजी मार पाएगी, क्योंकि फिलहाल अब तक तो प्रत्याशी के नाम पर ही कोई मोहर नहीं लग पाई है। देखिए, पूरे भारत के अंदर अगर उपचुनाव की बात करें, कई राज्यों में उपचुनाव है, उसके मद्देनजर अभी लगातार अनेक अभी उत्तर प्रदेश हो गया और अपना छत्तीसगढ़ हो गया, इस जगह जहां उपचुनाव थे वहां हमारी सरकार ने या केंद्र जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसने अपनी अपनी लिस्टें जारी कर दी है। और जहां तक उत्तराखंड के केदारनाथ चुनाव की बात है, तो चुनाव के लिए भी हम लोग जो पार्टी कार्यकर्ता है निरंतर बूथ स्तर पर और केदारनाथ के जितने भी हमारे चाहे माइक्रो लेवल पर कार्य करने की जो स्थिति है, लगातार हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी और जिनकी भी ड्यूटी लगाई गई है संगठन पर, वो कार्य कर रहे हैं। संगठन पूरा तैयार है। सरकार के जो अभी डीएम स्तर से अगर देखा जाए तो संगठन भी तैयार है। अब पार्लियामेंट्री बोर्ड पे जो तय होना बाकी है, उसके बाद तुरंत आज या कल या शाम तक भी कोई नाम जारी होगा, क्योंकि दावेदार काफी हैं। और ये अच्छी बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि जहां लगता है कि जीत की संभावना है, जो जहां पता है कि राष्ट्र हित में ये संगठन या पार्टी कार्य कर रही है, वहां से हर कोई चुनाव लड़ना चाहता है, इसलिए दावेदारों की संख्या बढ़ी है और उनमें से चुनना है एक को, और जो भी होगा उसके बाद सब उसके लिए लगेंगे। सब चुनाव के जो भी टिकट जिसका फाइनल होगा, सारा पार्टी और सारे कार्यकर्ता एक मत एकजुट होकर के उसके लिए कार्य करेंगे और पूर्ण रूप से निश्चित रूप से जीत हमारी। ठीक है, लेकिन इस जीत के लिए सबसे पहले तो प्रत्याशी कौन होगा, क्योंकि आप ही की पार्टी के लिए हम देख रहे हैं अलग अलग लोग जो हैं वो संकेत देने का प्रयास कर रहे हैं। जो स्थिति अब तक कांग्रेस पार्टी के लिए हुआ करती थी वही स्थिति अब बीजेपी में भी नजर आ रही है। कहीं बीजेपी को डर तो नहीं है? मैं ये सवाल ही आपसे एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी कि उपचुनाव हुए थे बद्रीनाथ और मंगलौर में और वहां पर स्थितियां बिल्कुल उलट हो गई थी, तो क्या यही वजह है कि इस बार फूक फूक कर कदम रखने का प्रयास बीजेपी की ओर से है? देखिए, अगर पूर्व के उपचुनाव है, चाहे वो बद्रीनाथ की है, चाहे मंगलौर सीट के अंदर हरिद्वार के अंदर जो चुनाव हुए उपचुनाव, उसके मद्देनजर भी ऐसा नहीं है कि वहाँ हमारे पूर्व में विधायक थी, वो सीट ऑलरेडी पहले कांग्रेस के पास ही थी, दोनों सीटें। और जहां तक आप मंगलौर की हम लोग बात करते तो मंगलौर में हमने एक तरह से अच्छी जीत नहीं कह सकते हैं, तो एक अच्छी स्थिति बनाई। पूर्व की अगर अपेक्षा देखा जाए तो पूर्व में हम तीसरे या चौथे नंबर पर रहते थे। आज हमारा संगठन वहां मजबूत हुआ, कार्यकर्ता लड़े, कार्यकर्ता जुटे, कार्यकर्ताओं ने एक मत होकर के चुनाव में वोटिंग करवाई और सब लोगों ने अपना प्रयास किया। आज करीबन 400-700 वोटों से हम लोग मात्र वहां हारे। निश्चित तौर पे पुनः चुनाव होगा तो हम लोग वहां अच्छे वोटों से जीतेंगे। और जहां तक कि बद्रीनाथ की आप बात कर रहे हैं कि हमारा कोई भय नहीं है बद्रीनाथ से, एक जनता के अंदर कहीं ना कहीं एक तरह से अगर नाराजगी थी, जिसके मद्देनजर उन लोगों को कहा कि भाई ये जो पुनः चुनाव थोपे गए उस व्यक्ति को पुनः जीतने के लिए उसके तरफ रुझान नहीं था, तो हमने उसका आकलन किया, उसकी पुनरावृत्ति ना हो। हमारे संगठन ने पूर्ण रूप से इस तरह की वो योजना बनाई। लेकिन अगर केदारनाथ और बद्रीनाथ के चुनाव को मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी या हमारे पदाधिकारियों के मन में किसी प्रकार का कोई भी डर या शुबा नहीं है। हम पूर्ण रूप से तैयार हैं और आप देखना पूरे भारत का ऐतिहासिक चुनाव केदारनाथ और हम बहुत अच्छे मतों से जीत के आएंगे। ठीक है, आपके पास में लौटेंगे। आशीष जी, कांग्रेस पार्टी के सामने स्थिति कहीं ज्यादा परेशान कर देने वाली तो नहीं है? आप एक तरफ कॉन्फिडेंस भी था कि बद्रीनाथ और मंगलौर में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन दूसरी ओर अब जो स्थितियां निकलकर सामने आ रही हैं कांग्रेस पार्टी से और खुलकर सामने आ रही हैं, करण महाराज जी ने कहा जो बातें या फिर गणेश गोदयाल की ओर से जो बातें सामने आई, जो लिस्ट बेची गई थी, ये सब क्या था? ये पार्टी में मिसमैनेजमेंट हुआ, और अगर मिसमैनेजमेंट था तो बाहर कैसे आया? क्योंकि पहले भी मैंने कहा, मेरा पहला सवाल ही आपसे ये था ना कि यही सब नुकसान आपने बहुत उठाया है। देखिए गरिमा जी, पहले तो मैं मंगलौर के बारे में बताना चाहूंगा। जिस प्रकार से कलर ऊंचा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कि मंगलौर हम लोग जीते, तो मंगलौर किन हालातों में जीते वो सबने देखा। इस तरह से इन लोगों ने चुनाव जीते। बाहर का प्रत्याशी यहाँ आकर चुनाव जीत जाता है, पता है कैसे जीत सकता है? वो अपने साथ गुंडों को लेकर आते हैं। मंगलौर के अंदर इस तरह से चुनाव हुआ जैसे कभी फिल्मी स्टाइल में हम लोग देखते हैं कि जो है बूथ कैप्चर कर दिए गए, उस टाइप का काम मंगलौर के अंदर किया गया है। मंगलौर के अंदर गोलियां चलाई गई हैं, वहां पत्थर चलाए गए हैं चुनाव वाले दिन, और उसके बाद जब हम लोगों ने वहां जाने का प्रयास किया तो हमें रोक दिया जैसे कि हम गुंडे होंगे, और अपने गुंडों को वहां तैनात रखा। हरियाणा से दुनिया भर की गाड़ियां वहां खड़ी थी, दुनिया भर के लोग इनके एजेंट वहां पर खड़े थे, और किस तरह से इन्होंने हाल किया
वो जग जाहिर है, सबने देखा। मंगलौर ये जीते नहीं है। मंगलौर के अंदर इन्होंने जो हाल किया उत्तराखंड के लिए शर्मसार करने वाली बात है कि उत्तराखंड जैसी जगह में इस तरह का माहौल पैदा करा भारतीय जनता पार्टी वालों ने। दूसरा, जहां तक आपने अभी हमारे बारे में पूछा कि प्रत्याशी के नाम का वहां क्यों भेजा, तो देखिए वहां ही भेजना था। इनको तो भेजना नहीं था कि हम भाजपा को भेजें। लिस्ट वहीं जाती है और वहीं से ही नाम फाइनल होते हैं। तो लिस्ट वहां गई, सबने बैठकर उस पर चर्चा करी और उस पर जो भी निर्णय आएगा परसों प्रत्याशी सबके सामने होगा। प्रत्याशी का चयन तो कांग्रेस को ही करना है और कांग्रेस की नेतृत्व करना है। तो इसको लेके कोई असमंजस की स्थिति नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ। तो ठीक है, गोदियाल जी भी हमारे एक बड़े नेता हैं, पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, और उन्होंने अगर कोई लिस्ट ऊपर भेजी है तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा इसमें विवाद वाली बात थी। उनको लगा मुझे वहां भेजनी चाहिए, उन्होंने मुझे नियुक्त किया है, उन्होंने भेजी, तो कोई विवाद का कारण नहीं है। दोनों हमारे बड़े नेता हैं और ये तो अपनी आपसी घर की बातें हैं। आज हमने यहाँ भेजा वहां भेजा तो भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है, लिस्ट बना के उनको भेज दें क्या? तो इन लोगों का कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा, इस समय केदारनाथ के अंदर देखो, जनता को भारतीय जनता पार्टी के कई कुकर्मों का जवाब देना है। भारतीय जनता पार्टी गणेश जोशी के ऊपर जिस प्रकार इनके कृषि मंत्री गणेश जोशी के ऊपर आय से अधिक संपत्ति का आरोप है और विजिलेंस उसकी जांच कर रही है, और उसके बाद ये लोग जो है परमिशन नहीं दे रहे हैं, ये लोग परमिशन देने को तैयार नहीं है कि उस पर जांच की जा सके। और जो कोर्ट में जो जज इसका फैसला सुना रहा था उसको इन्होंने ट्रांसफर कर दिया। अब नया जज आया तो ये तो जनता देखिए कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह तानाशाही कर रही है और अपने लोगों को बचाने के लिए किस हद तक गिर सकती है, जनता देख रही है। तो गणेश जोशी जी का मामला है, मेयर गामा जी का मामला है, मेयर गामा पे जिसने आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगाया उसको ये लोग जो है जिला बदर कर देते हैं। तो ये मामला भी सबके सामने है। आज भारतीय जनता पार्टी किस तरह से राज्य के अंदर नफरत की राजनीति को फैला रही है उसका उदाहरण आप देखें। पहाड़ों तक में, हमारे पहाड़ जैसी शांत जगह में भी लड़ाई झगड़े दंगे हो कराने इन लोगों ने शुरू कर दिए हैं। तो इनकी राजनीति सबने देखी है और सब समझ रहे हैं कि ये लोग किस तरह काम कर रहे हैं और जनता इसका जवाब देगी। मूल निवास भू कानून को लेकर आप देखें कितने आंदोलन हो रहे हैं। उत्तराखंड का जो आदमी है वो आंदोलन कर रहा है मूल निवास और भू कानून को लेकर, पर सरकार के कान में जू नहीं ले रही है। यूसीसी की बात करते हैं जबकि यूसीसी पे एक भी आंदोलन नहीं हुआ, किसी ने नहीं बोला हमें यूसीसी चाहिए, पर जनता का ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें करते हैं। पर जो जनता मांग रही है वो नहीं देते। जनता के पास इस समय पूरा मौका है भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देने का। उन्हें भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना है और सिखाएंगे। वोटिंग है और देखिए इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर इतनी देरी क्यों और प्रत्याशियों के नामों का जो फाइनल मोहर है वो आखिर कब तक लगेगी, कौन प्रत्याशी होगा, किस तरीके की स्थितियां होंगी, इस पर विस्तार से करेंगे चर्चा। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। प्रत्याशियों के नामों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ में कुलदीप राणा जी हैं। कुलदीप जी, देखिए दोनों ही सीटें दोनों ही दलों के लिए खास है, सभी दलों के लिए। यूकेडी भी जिस तरीके से चुनाव में उतरी हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि बैठकें हो रही हैं। आज कांग्रेस की भी बड़ी बैठक हुई है, बीजेपी भी सभी चीज़ों पर विचार विमर्श कर रही है, क्योंकि बद्रीनाथ और मंगलौर की चीज़ें हुई उसके बाद तो और ज़्यादा स्थिति विकट हो गई। हालांकि उसके पहले तक सब सीट था, सभी सीटों पर चाहे लोकसभा के चुनाव के नतीजे हो बीजेपी बड़ी कॉन्फिडेंट थी, लेकिन ये सीट ऐसी हो गई जबकि कहीं ना कहीं सिंपैथी भी बीजेपी के ही साथ में जा सकती है। बावजूद इसके बीजेपी ने एक लंबा वक्त लिया है। कहीं बीजेपी से इंतजार में तो नहीं कि कांग्रेस पहले प्रत्याशी उतारते? क्या वजह है कि इतनी देरी कर रहे हैं? बिल्कुल गरिमा, एक रणनीतिक वजह तो यह भी हो सकती है जो आपने बताई, ठीक है, लेकिन दूसरा एक जो इसमें बड़ी वजह मैं देख रहा हूं, जो धरातल पर चीजें हो रही हैं यहाँ पे। दरअसल पिछले कुछ समय से ये देखने में आया है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो संगठनात्मक स्तर पर तो चीज़ें बड़ी व्यवस्थित हैं, वहाँ सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं, चीज़ों को लेकर के कोई उस तरीके का एक स्वरूप मतलब विरोधाभास नहीं देखने को मिलता है। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे जो स्थितियाँ हैं वहाँ थोड़ा सा स्थितियाँ भाजपा की उसकी रणनीतिक सोच से इतर हैं। वहाँ जरूर चूंकि प्रत्याशियों को, जो प्रत्याशी जिस तरह से उभर करके आ रहे हैं और जो टिकटों के दावेदार वहाँ पे निकल करके आ रहे हैं, तो ग्राउंड लेवल पर थोड़ा सा एक बड़ी सिरफुटअव्वल भाजपा के भीतर दिखाई दे रही है।
कुछ लोग ऐश्वर्या जो शैला रानी जी की, स्वर्गीय शैला जी की सुपुत्री हैं, उनके पक्ष में दिखाई दे रहा है कि भाई वो दिवंगत जो आत्मा हैं शैला जी, उनके परिवार को ये टिकट मिलना चाहिए। तो कुछ लोग अन्य प्रत्याशी जो अन्य दावेदार रहे हैं पहले भी, उनके पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो एक बड़ी समस्या का कारण ये भी है क्योंकि चुनाव तो ग्राउंड लेवल पे लड़ा जाना है, और अगर वोट बैंक यहीं से अगर भटक गया, वोटर्स अगर यहीं से भटक गए, तो भाजपा के लिए एक नुकसानदेह स्थिति हो जाएगी। तो भाजपा को अपने उस कुनबे को समेटना ग्राउंड लेवल पे वो एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, ताकि जो वोट हैं वो एक पक्ष में जा सके। कांग्रेस में स्थिति जस्ट इसके उलट है। कांग्रेस में ग्राउंड लेवल पर तो चीज़ें साफ हैं, ठीक, लेकिन वहाँ जो असली सुरपुटावल है वो संगठनात्मक स्तर पर है। क्योंकि अभी हमने देखा, ये सारी चीज़ें सामने रही हैं, किसी से छुपी नहीं हैं कि पर्यवेक्षक जो आए थे उनको लेकर के प्रदेश अध्यक्ष का क्या बयान आया था, ठीक है, और उसके बाद वहाँ हरीश रावत जी को लेकर के, हरीश रावत गुट का क्या बयान आया। फिर इधर से जो बैठक हुई परसों, वहाँ पे जो दिल्ली में बैठक हुई, उसमें बहुत सारी चीज़ें इस तरह की दिखाई दी जिसने चीज़ों को लेकर के भाजपा के भीतर, कांग्रेस के भीतर चल रहे अंतर्कलह को उजागर करने का काम किया। अभी कल यहाँ पर हरीश रावत जी ने एक प्रेस वार्ता का कार्यक्रम किया था, उसमें उन्होंने कुछ राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की। आज दिन में यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कांग्रेस की, उसमें भी वो चीज़ें थोड़ा सा अंतर देखने को मिला। तो जो ये एक बड़ा संगठनात्मक जो बिखराव है ऊपर की तरफ, ये कांग्रेस में है, लेकिन वहाँ नीचे ग्राउंड लेवल पे स्थितियाँ ठीक हैं। अब जो मेन है वो है प्रत्याशी का चुनाव, और प्रत्याशी के चुनाव को लेकर के कांग्रेस में स्थिति सिरपुटावल है, क्योंकि जो गुटों में बटी कांग्रेस है उसमें हर गुट चाहता है कि मेरा प्रत्याशी इस समय चुनाव लड़े। ठीक है, हरीश रावत जी के प्रत्याशी अलग हैं जो सुनने में आ रहा है, वहीं ये भी सुनने में आ रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष करण महरा के प्रत्याशी अलग हैं, वो किसी और प्रत्याशी को लेकर के उनका रुझान है। ठीक है, वहीं ये सारी चीज़ें कांग्रेस में हैं। भाजपा में चीज़ों को लेकर के ये है कि वहाँ भी ग्राउंड लेवल पे दावेदार बहुत हैं, लेकिन पार्टी हाईकमान किस चीज़ को, उनका पार्लियामेंट्री बोर्ड किस प्रत्याशी को तय करता है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, दोनों जगह चीज़ें थोड़ा सा उलझी हुई हैं। बस ये है, फ़र्क इतना है कि कांग्रेस में ऊपरी लेवल पे उलझी हुई हैं संगठनात्मक स्तर पे, तो भाजपा में ग्राउंड लेवल पे उलझी हुई हैं, और ये एक देरी का बड़ा कारण निकल करके इसमें आ रहा है। जवाब ले लेते हैं आशीष जी। आशीष जी, आवाज मिल रही है? हेलो, हाँ जी, आ रही है। आशीष जी, क्या प्रत्याशी के नाम का चयन हो चुका है? ठीक है, आपने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है। देखिए, वो प्रक्रिया में है और परसों तक चयन भी हो जाएगा। मैं आज भी प्रभारी जी देहरादून आ रखे हैं, सह प्रभारी जी, और परसों तक नाम का ऐलान भी हो जाएगा। एक दिन रह गया, उसके बाद कल को इन लोगों का होना है, परसों हमारा होना है। तो ये प्रक्रिया है, ये तो चलती रहती है, और उससे पहले ही होना है। जीत को लेकर दावेदारी आप दोनों की ओर से खूब मजबूती के साथ में हो रही है, लेकिन आपको लग रहा है कि जो हाल हुआ था बद्रीनाथ और मंगलौर में, क्या उसी उम्मीद के साथ में, उसी स्पिरिट के साथ में कांग्रेस यहाँ पर आगे बढ़ रही है? देखिए, उससे भी अच्छी स्थिति में हम लोग आएंगे, और निश्चित देखिए, जनता को जो लगेगा कि इस फायदा है, जनता उसे वोट देगी। देखो, 5 साल में जनता के द्वार पे जरूर जाना पड़ता है, और ये समय आ गया जनता के द्वार में, 2.5 साल में ही आ गया समझे। तो और सबने देखा मुख्यमंत्री जी को किस तरह से बोल रहे हैं, ये वाली विधानसभा मेरी है। अरे मुख्यमंत्री जी ये बात क्यों भूल जाते हैं? उनकी कोई एक विधानसभा नहीं है, उत्तराखंड के अंदर सारी विधानसभाएं मुख्यमंत्री की होती हैं। सारी विधानसभाओं में जो है कार्य मुख्यमंत्री को करना पड़ता है। अगर आपको काम करने में इंटरेस्ट था तो आप उस समय कर लेते, उनकी भी आत्मा को शांति मिलती कि चलो मेरे टाइम पर काम हुआ, पर नहीं, उस टाइम पर कुछ काम करने को तैयार नहीं हुए। आज घोषणाएं कर रहे हैं वहां जाकर कि हम ये करेंगे वो करेंगे। सिर्फ घोषणा स्पष्ट है, घोषणाएं करना, झूठी घोषणाएं करना इनका काम है, और जनता देख रही है। उत्तराखंड जैसी शांत जगह में अगर आप लोग दंगे करवाने का काम कर रहे हैं तो इल्जाम किस पे है? आज कोई भी घटनाएं, दुर्घटनाएं होती हैं तो ये उसे और फैलाने का काम करते हैं। ये भूल जाते हैं कि सरकार तो हमारी है। अगर आपकी सरकार में इस तरह की हरकतें हो रही हैं तो फिर कहाँ सुरक्षित होगा, कब सुरक्षित होगा? अभी कल को देख रहा था सोशल मीडिया में एक मैसेज चला रहे थे भाजपा वाले कि जो है यहाँ पर माजरा की साइड कहीं पर कोई मिनी पाकिस्तान बन गया। अरे किसने बनाया? सरकार किसकी है? सरकार आपकी है, दायित्व तो आपका है। कौन रोकेगा इन चीजों को? तो ये लोग अपने आप को बचाने के लिए दूसरे के ऊपर इल्जाम डाल देते हैं कि इसमें दोष उसका है, इसका है, पर इनका कोई दोष नहीं है। आज देखें उत्तराखंड के अंदर कहाँ के लोग आकर बस गए, और इनको कौन बसा रहा है? आप 7-8 साल से सरकार चला रहे हैं,
तो ये दायित्व तो आपका है ना। अब तो दो जीत आप के उसको बाद तो कांग्रेस कंट्रोल ज्यादा करें। कॉन्फिडेंस नजर आ रही है। दो जीत के बाद काफी कॉन्फिडेंस कांग्रेस में है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन सर अगर ये जो सिलसिला है वो चलता रहेगा तो ज्यादा बेहतर होगा, और उम्मीद है जैसा आप दावा कर रहे हैं, ठीक है, आप उसी के साथ में आगे बढ़ेंगे। चलिए आपके पास में आते हैं, कमलेश उनियाल जी का रुख कर लेते हैं, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता है। कमलेश जी, कांग्रेस कॉन्फिडेंट है क्योंकि बद्रीनाथ मंगलौर में स्थिति उनके पक्ष में गई थी, और बीजेपी इस बार थोड़ा सा डरी हुई है, वापस से कब्जा करने के लिए वो पूरी स्पिरिट लगा रही है। लेकिन क्यों आखिर इस बार देरी कर रही है प्रत्याशी के नाम में? क्या चल रहा है? कहीं बीजेपी में भी तो, क्योंकि शैला रावत की बेटी ने जो संकेत दिया ये बहुत कुछ कह रहा है। बीजेपी में अमूमन ऐसी घटनाएं होती नहीं है। मैडम, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। आशीष जी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता, ये मीडिया के आगे अगर टीवी डिबेट में कोई बात अगर रखते हैं तो एक व्यूअर्स को एक इंफॉर्मेशन देने वाली बात है, तो उनके कुछ बिंदु थोड़ा मैं उन पर डालूंगा। ये कह रहे हैं कि भाई मंगलौर में आपने बूथ क्रैपिंग जैसी शादी वो कर दी है, मंगलौर में आपने दादागिरी दिखाई, मंगलौर में आपने बदमाशी दिखाई, ये हो गया साहब, वो हो गया। अरे मैं एक चीज बोलूंगा, उपचुनाव में प्रथम बार कोई पार्टी सिटिंग पार्टी रहते हुए भी हम लोग उपचुनाव हारे हैं। अगर ये उपचुनाव हम लोग जीत जाते हैं, अच्छे वोटों से जीत जाते हैं, जबकि हम जीते हुए समझते हैं अपने आप को, 400-500 जिस सीट पे हम तीसरे चौथे नंबर पे रहते थे, उसमें 400-500 सीटों से हम हार रहे हैं, तो हमारी स्थिति मजबूत हुई पहले से। दूसरी बात, अगर हम वहां जीत जाते तो बोलते साहब देखो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर दिया, साहब सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ इसलिए जीत गए। अरे आप हमारे, ये भी हमारे क्रेडिट में जुड़ना चाहिए। हमारी सरकार रहते हुए हमने हमने निष्पक्ष चुनाव कराए, चाहे मंगलौर चाहे बद्रीनाथ में हो। आप उस समय इन्होंने जो ये रुदाली रोना रोते हैं ईवीएम का, उस समय तो कोई नहीं रो रहे थे। आप दूसरी, अगर ये लोग बात करते हैं कि भाई साहब कि पहाड़ों में साहब दंगे हो रहे हैं, भू कानून की बात कर रहे हैं, हमने हर चीज के लिए समिति और कमेटी का गठन किया गया। पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जनता खुश है, जनता को पता है कि हमारा हित कहाँ है। आप ये देखिए ना, आज की स्थिति, अगर हरियाणा की बात करते तो हरियाणा में साहब आप लोग जीत के आए, इनका ये आपके तो सर्वे पोल की स्थिति भी थी वहां पे। कई ऐसी चीजें हैं जिन चीजों की अगर हम लोग बात करते हैं, जनता जानती है। केदारनाथ की जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, डबल इंजन की सरकार ने काम किया है। चाहे हम रोपवे की बात करते हैं, केदारनाथ एक्सप्रेस की बात करते हैं, केदारनाथ आपका, ठीक है, यानी आप अपने कामों को लेकर कॉन्फिडेंट हैं। चलिए ठीक है सर, अभी मीनाक्षी जी, काम के आधार पे हम लोगों को वहां पे जीत निश्चित अभी मिलेगी। इस पर भी बात करते हैं। ठीक है सर, अभी कामों को देखिए, अभी तक प्रत्याशी पर हमने बात किया, अभी कामों को लेकर भी बात करते हैं कि क्योंकि केदारनाथ की स्थितियां अलग हैं, वहां उन चीजों को भी ध्यान में रख रही है कहीं ना कहीं सभी पार्टियां। ठीक है, यूकेडी की मीनाक्षी जी हमारे साथ में, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। मीनाक्षी जी, दोनों ही दलों के बीच में एक अलग चर्चा है, लेकिन यूकेडी क्योंकि चुनावों में है तो किन मुद्दों के साथ जारी है? केदारनाथ की भौगोलिक स्थितियां अलग है, वहां पर किस तरीके से कार्य कर सकेंगे? क्या इन सभी चीजों के बारे में विचार किया है? जी बिल्कुल। दरअसल आज की तारीख में जो स्थिति हो गई है, चाहे केदारनाथ हो चाहे पूरे उत्तराखंड की हो, आज की तारीख में मुद्दों पे जो वहां के धरातली मुद्दे हैं उन्हीं पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए। तो आप देखिए कि आंकड़ों में अगर हम देखेंगे कि इसको पर्यटन क्षेत्र बनाया गया, यहाँ पर कई जो तीर्थ यात्री हैं उनकी संख्या में काफी ज्यादा इजाफा हुआ। लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे कि रुद्रप्रयाग जैसा एक ऐसा जिला है जहां की पर कैपिटा इनकम सबसे कम है। तो ये इन दोनों चीजों को कंपेयर करना बहुत जरूरी है कि जब हमारा पर्यटन क्षेत्र इतना ज्यादा हमारे तीर्थ यात्री आ रहे हैं तो वहां के लोगों का इनकम जो है वो क्यों नहीं बढ़ रही है। दूसरी चीज, वहां पे जो पलायन है वो क्यों बढ़ रहा है। तो वहां पे देखिए, इसीलिए हम जो दो खास मुद्दे हैं, भू कानून और मूल निवास, ये पहाड़ी जिलों के लिए तो इतने आवश्यक हैं कि इनको लेके जनता को इस बार वोट करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो सारी समस्याएं वो झेल रहे हैं, जो भू कानून ना होने की वजह से और मूल निवास 1950 ना होने की वजह से जो वहां रोजगार उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है, शिक्षा की जो वहां कमी हो रही है, ये सारी समस्याएं जो है वो इन दो मुद्दों से सॉल्व होंगी। लेकिन हम देख रहे हैं लगातार भाजपा सरकार जो है वो वहां के मूल निवासियों के बारे में कुछ नहीं सोच रही है। हम लगातार वो आंकड़े तो जरूर पेश करते हैं कि इस बार घोड़ा यात्रियों ने इतने कमाए, वहां पे इतने ज्यादा जो है वो रिजॉर्ट्स खुले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उनको चेक किया जाए तो पता लगेगा कि वो रिजॉर्ट्स जो हैं, जिस प्रकार से 2018 में खुली छूट दे दी गई थी वहां पे भूमि खरीदने की, तो वहां का जो लोकल निवासी है वो अपने लिए एक खोखा बनाने तक के लिए वहां पे जगह नहीं खरीद पा रहा है, क्योंकि वहां पे पहाड़ के पहाड़ बिक चुके हैं। तो ये सारी समस्याएं जो है वो जनता झेल रही है। और पिछले 24 वर्षों में हमने देखा है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो,
मुद्दों पे कभी बात नहीं हुई है। अगर मुद्दों पे बात होती, मुद्दों पे काम होता, तो मुझे लगता है कि आज भाजपा कांग्रेस को भी अपना प्रत्याशी चुनने में इतनी मशक्कत ना करनी पड़ती, क्योंकि बात मुद्दों पे होती, काम पे होती। लेकिन आप देख लीजिए कि काम तो ठीक कुछ है। हुआ नहीं है, तो समस्या यहीं पे है। ठीक है, ठीक है, कुलदीप जी के पास में जाएंगे। कुलदीप जी, केदारनाथ की अभी स्थितियों के बारे में बात कर लेते हैं। क्या सब कुछ पार्टियों के बीच में ही है या वाकई में वहाँ की चीज़ों को भी, वहाँ के लोगों को, वहाँ के व्यापारियों को, क्योंकि पर्यटन बहुत ज़्यादा है और देवभूमि है, इस लिहाज से बहुत सारे लोग जाते हैं, तो क्या इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखा जा रहा है? किसके पक्ष में जा रही है? जनता का क्या मूड है? देखिए गरिमा, बात केदारनाथ की नहीं है जो विषय आपने अभी सवाल किया, क्योंकि उत्तराखंड बनने के बाद राज्य में एक बड़ा जो बुनियादी अंतर उभर करके आया और ये अंतर दिन पर दिन ये खाई बढ़ती गई, वो है विकास कार्यों में आर्थिक विषमता। और ये आर्थिक विषमता का एक बड़ा कारण है मैदानी क्षेत्रों और पर्वतीय क्षेत्रों में जो परिसीमन है, उससे जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं। ठीक, अब जैसे एक उदाहरण के साथ मैं आपको बताऊं कि उत्तराखंड के सबसे बड़े जो जिले हैं वो 3 पर्वतीय जिले हैं, जिनमें चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ है। सबसे बड़ा जिला इस समय पिथौरागढ़ है, ठीक है, और उसके बाद उत्तरकाशी है, फिर चमोली है। चमोली जिले में विधानसभा की 3 सीटें हैं, लेकिन वो भौगोलिक रूप से इतना बड़ा जिला है कि उसमें देहरादून जिले जैसे कम से कम 4 से 5 जिले उसमें समा सकते हैं। वो भौगोलिक रूप से इतना बड़ा जिला है, ठीक है। लेकिन इतने बड़े भौगोलिक क्षेत्र में 3 विधायक, वहीं देहरादून जैसे छोटे भौगोलिक क्षेत्र में 10 विधायक हैं। एक विधायक की विधायक निधि है 5 करोड़ रुपए, तो देहरादून में एक साल में विधायक निधि कितनी मिली? 50 करोड़ रुपए। वहीं चमोली को कितनी मिली? 15 करोड़ रुपए। तो ये एक बड़ा बुनियादी अंतर आर्थिक विषमता का ये निकल करके आ रहा है। दूसरा, चूंकि पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ की भौगोलिक स्थितियां अलग है, तो वहाँ के निर्माण कार्यों में जो लागत आती है वो उसका एक अलग विषय होता है, ठीक है। जितनी लागत में देहरादून में 1 किलोमीटर की सड़क बनती है, उतनी लागत में पहाड़ में शायद 100 मीटर की सड़क भी ना बन पाए, ठीक है। तो ये तमाम सारी चीजें हैं जो पहाड़ के उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों को इन विषमताओं को झेलना पड़ रहा है विकास के ग्राउंड पे, विकास के धरातल पे। केदारनाथ सीट भी उत्तराखंड के उन्हीं पर्वतीय जिलों में से एक रुद्रप्रयाग जिले की सीट है, ठीक है। ये राज्य बनने से पहले उत्तर प्रदेश में ये एक नया जिला बन करके उभरा और ये चमोली से अलग हुआ और रुद्रप्रयाग जिला बना, ठीक है। आज भी रुद्रप्रयाग जिले में कई विभाग जो हैं वो अपनी सरकारी भवन में नहीं है, ठीक। वो अभी कई विभाग जो है निजी भवनों में चल रहे हैं। इसका बड़ा कारण क्या है? इसका बड़ा कारण यही आर्थिक विषमताएं हैं, ठीक है। अब चूंकि रुद्रप्रयाग में केदारनाथ जी का धाम है जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है ना। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा का एक प्रमुख केंद्र है। चमोली में बद्रीनाथ जी का है, उत्तरकाशी में गंगोत्री और माँ यमुनोत्री का है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमारे लाइमलाइट में आ जाते हैं और फोकस में आ जाते हैं। यही एक बड़ा कारण है कि राष्ट्रीय राजनीति का भी एक प्रमुख केंद्र बन जाते हैं, ठीक है। और इतनी सारी चर्चाएं भी हम लोग जो कर रहे हैं उसका एक बड़ा कारण भी यही है क्योंकि ये राष्ट्रीय फलक पर ये क्षेत्र चमके हुए हैं, ठीक है। लेकिन जब हम विकास के धरातल पर देखते हैं तो ये जो आर्थिक विषमताएं हैं ये पहाड़ को पूरी तरीके से प्रभावित कर रही हैं, ठीक है। आज केदारनाथ की बात हो रही है तो केदारनाथ एक उदाहरण के तौर पर उभर करके आ रहा है, ठीक। और चाहे देखिए केदारनाथ में 2013 की आपदा पूरी दुनिया ने देखी, ठीक है। ये पहाड़ की एक बड़ी खूबसूरती है, ये पहाड़ के लोगों का एक जीवटता है कि इतनी बड़ी आपदा के बाद भी ये राज्य, इस राज्य के वासी लड़खड़ाई नहीं, ये राज्य दोबारा उठ खड़ा हुआ। यहाँ के राज्य के वासी दोबारा उठ खड़े हुए। कितने लोगों को आर्थिक मदद मिली, कितने लोगों को राजकीय सहायता मिली, कोई नहीं जानता। सच क्या है कोई नहीं जानता। सरकारी आंकड़े अपनी जगह होंगे लेकिन धरातल पर चीज़ें अपनी जगह पृथक हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये राज्य के वासी गिड़गिड़ाए नहीं, लोगों के सामने दोबारा उठ खड़े हुए। लेकिन समस्या क्या आती है कि अब जो चीज़ें प्रभावित कर रही हैं वो राज्य की बुनियादी स्थितियां हैं जिनको प्रभावित किया जा रहा है।
और जो लड़ाई है राज्यवासियों की, उत्तराखंड के पहाड़ के वासियों की, वो यही है कि हमारी जो बुनियादी व्यवस्थाएं हैं, जिसमें मूल निवास का एक व्यवस्था है, भू कानून को लेकर के एक बात हो रही है। अब यहाँ बड़ी समस्या क्या है कि देखिए, भाजपा में जो लोग हैं या कांग्रेस में जो लोग हैं, ये भी उत्तराखंड के ही वासी हैं, ये भी उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमारा दृष्टिकोण क्या है। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि बाहर का आदमी उत्तराखंड में ज़मीन ना खरीदे, लेकिन हम ये बात नहीं करते हैं कि उत्तराखंड का व्यक्ति किसी बाहर के व्यक्ति को ज़मीन ना बेचे। इन चीज़ों पर बात नहीं हो पाती है, ठीक है। दूसरा, इस राज्य में जो एक बड़ी विडंबना ये भी निकल करके आई है कि अगले महीने हम 25 साल पूरे करने जा रहे हैं, उत्तराखंड के 25 साल पूरे हो जाएंगे राज्य बनने में, ठीक है। इन 25 सालों में ये 5वीं विधानसभा है, 5 सरकारें आई और गई, हमने 1 दर्जन से ज़्यादा मुख्यमंत्री इस राज्य को मिल गए, ठीक है ना। सैकड़ों हमने विधायक और पूर्व विधायक और मंत्रियों की फौज खड़ी कर दी, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी हम राज्य में युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित नहीं कर सके। आज भी राज्य में एक बड़ी लड़ाई रोजगार की चली आ रही है। यही वो लड़ाई है जिसको लेकर के 1992 का उत्तराखंड आंदोलन हुआ कि रोजगार का विषय क्या रहेगा, ठीक है। हम लोग उस समय कॉलेजों में थे, हम लोगों ने उस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। हम उस पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने ये सारी चीज़ें देखी हैं। तो केदारनाथ आज इन तमाम मुद्दों का एक तरीके से सिंबल बन गया है, केदारनाथ का उपचुनाव, ठीक है। और इस चुनाव के, क्योंकि केदारनाथ का एक इंटरनेशनल टीआरपी है, उसकी एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान है, राष्ट्रीय पहचान है, तो केदारनाथ के माध्यम से वो तमाम मुद्दे उभर करके आ रहे हैं, ठीक। ये मुद्दे मात्र केदारनाथ के नहीं हैं, ये उत्तराखंड के उन तमाम पर्वतीय जिलों के हैं, चाहे वो गढ़वाल मंडल के हों या कुमाऊं मंडल के हों, ठीक है। तो यही चीज़ निकल करके आ रही है कि राजनीतिक नेतृत्व अगर केदारनाथ की सीट पर इतना गंभीर है तो उसका बड़ा कारण भी यही है, क्योंकि जो इमेज यहाँ से बन करके जाएगी वो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश की इमेज को प्रभावित करेगी। के पास में लौटेंगे, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश उनियाल जी के पास वापस से चलते हैं। कमलेश जी, तैयारी पूरी है, लेकिन क्या कांग्रेस से किसी प्रकार का कोई डर लग रहा है इस बार? क्योंकि इसके पहले तक नहीं हम ये सवाल पूछते थे बीजेपी से, लेकिन इस बार पूछना पड़ रहा है। देखिए, मैं एक चीज कहूंगा कि अभी हमारे कुलदीप जी बड़ी पॉजिटिव और अच्छी बात रखी है, और एक विषय आया था उस पर भी चर्चा होनी चाहिए, और ये सभी के लिए, चाहे भाजपा, कांग्रेस, यूकेडी या अन्य क्षेत्र दल की क्षेत्रफल की स्थिति जो अगर तराई से अगर पहाड़ की तुलना करते हैं तो कहीं ना कहीं विषम है। और ये कहना भी उनका सही है कि भाई अगर विधानसभाएं, वहाँ क्षेत्रफल ज्यादा, विधानसभाएं कम, उस हिसाब से जो विकास कार्यों में गति है उस हिसाब से नहीं हो पा रही है। तो एक ये भी चिंता का विषय है, और कहीं ना कहीं चाहे हमारी सरकार हो या किसी अन्य की सरकार हो या सुझाव वाली बात हो, तो कहीं ना कहीं सरकार को हमारे व्यक्तिगत संज्ञान में तो हम इसको रखना चाहिए। दूसरी बात, जहां तक आपका ये कहना है कि हमारे क्या डर रहा, हमें भय किस चीज का? हम भय की स्थिति तो तब हो, हम 2017 का चुनाव जीते, 14 जीत के आ रहे हैं, 2019 जीत के आ रहे हैं, 2022 का चुनाव जीत के आ रहे हैं, और जहां पे भी उपचुनाव है वहां हमारी स्थिति आपको पता है पहले क्या थी और अभी भी बराबर है। हम कहीं लॉस में नहीं, बल्कि हमने ग्रोथ करी है, ग्रोथ काम की हमने मंगलौर वाली सीट पे की। लेकिन आपको केदारनाथ की स्थिति बताऊं, केदारनाथ 2013 की आपदा के बाद, उस समय जब आपको पता, जब नरेंद्र भाई मोदी अपने गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय भी उनका कहीं ना कहीं एक सोचा है कि केदारनाथ के बारे में इसको भव्य और दिव्य बनाने के लिए उन्होंने उस दिशा में कार्य किए। आज आप ये देखिए, चाहे आपदा के दौरान अगर कहीं कोई दुर्घटना दूसरी स्थिति अगर देखी जाए कि अगर रोपवे की हम लोग बात करें केदारनाथ जाने के लिए, इको फ्रेंडली रोपवे की, ताकि इस तरह की आवाज आ रही है, मैं डिस्टर्ब हो रहा है जी, प्लीज म्यूट कर लीजिए बाकी के लोग। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको देख करके हम कार्य कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य, हमने गुमराह नहीं किया, हम जनता के ऊपर जो हम जनता को आज वोट मांग रहे हैं, तो जनता के लिए हमने कार्य किया। हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है। आप ये देखिए, इन 10 वर्षों में या 12 वर्षों में, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे स्टेट की सरकार हो, निरंतर कार्य कर रही है। निरंतर आज सड़कों की स्थिति देख लीजिए, और स्वरोजगार के क्षेत्र में मैं मानता हूँ एक बार को, कहीं ना कहीं अगर हम लोग सब सरकारी नौकरी की अगर सबको मिल नहीं सकती, उसकी एक लिमिटेशन है, लेकिन स्वरोजगार के लिए प्रेरित लोग कर रहे हैं। हमारे कई ऐसी योजनाओं, तराई क्षेत्र के लिए हमने अगर सब्सिडी 30% लगी, तो वही पहाड़ी क्षेत्रों में 15 और 20% सब्सिडी रख करके एक लोन का प्रावधान दिया गया है,
और उसके अलावा आप देखिए वैकल्पिक ऊर्जा का बात हो, मत्स्य पालन की बात हो, भेड़ पालन की बात हो, कृषि उद्यान की बात हो, तो हमारी सरकार निरंतर योजनाएं निकाल रही है। और ऐसा नहीं, होम स्टे आज 5,000 से 6,000 होम स्टे काम कर रहे हैं, जो 2017 में त्रिवेंद्र रावत जी की कल्पना के टाइम पे के समय में जो चीज हुई, आज 5,000 6,000 होम स्टे काम कर रहे हैं, जो स्वरोजगार की और कहीं ना कहीं, क्योंकि आज की स्थिति अगर देखा जाए आज के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से, कहीं ना कहीं युवाओं का एक अलग देखना है। कुछ लोग अपना सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, कुछ लोग सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, कुछ लोग अपना बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ लोग अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा अपना काम करना चाहते हैं। तो कई पोटेंशियल है रोजगार स्वरोजगार के या रोजगार देने के, तो उसमें सरकार निरंतर कार्य कर रही है। हमें चिंता है, हमें यहाँ की जल जमीन जंगल की चिंता है। हम लोगों ने नित्य समिति और कमेटी के द्वारा, पुष्कर सिंह धामी जी ने अभी जो भी चाहे वो भारी लोगों को जमीन देने वाली बात हुई, तो एक शासन स्तर पे हमने कार्य किया है। चाहे लैंड जिहाद और लव जिहाद की बात हो, उसमें हमारी सरकार काम कर रही है कि जो डेमोग्राफी चेंज ना हो। चाहे हम लोग अगर स्वास्थ्य की अगर हम लोग बात करते हैं क्षेत्र में निरंतर इन कार्य की बात करें, कोविड के कार्य का, कोविड टाइम से जो गरीब तबका था उसके लिए, चाहे अनाज की बात कर रहे हैं, 2 टाइम भोजन की बात कर रहे हैं, चाहे स्वच्छ घर की बात हम लोग कर रहे हैं, चाहे हम वैकल्पिक ऊर्जा की बात कर रहे हैं, कुछ भी ऐसे कार्य हैं स्वास्थ्य के संबंधित। आप ये देखो पूरे भारत, उत्तराखंड ही एक ऐसा राज्य है जिसके अंतर्गत हर व्यक्ति, चाहे यहाँ स्टूडियो में बैठा हो कोई व्यक्ति हो, चाहे मैं हूं, सबके लिए 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कवर करता है। और स्टेट में अगर है, अगर स्वास्थ्य बीमा योजना, तो वो एक गरीब तबके के लिए है, लेकिन उत्तराखंड के अंदर सभी के लिए योजना लागू है। ठीक है। तो इस तरह से स्वास्थ्य और हेल्थ हो निरंतर कार्य कर रही है, और इसी कार्य के दम पर हम लोग, चलिए ठीक है, उम्मीद है कि जल्द ही अब इन कार्यों के बाद तस्वीर जो है वो भी साफ हो जाएगी और सभी दलों की ओर से प्रत्याशी उतारे जाएंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का। कुलदीप जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे थे केदारनाथ उपचुनाव को लेकर, जहां तस्वीर अब तक साफ नहीं है, सभी दलों की ओर से प्रत्याशी अब तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही प्रत्याशी सामने आएंगे और जब चुनाव होगा तो तस्वीर साफ हो जाएगी। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।